हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं परीक्षा दृष्टि यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कल क्लास ली थी साइंस की, जिसमें मैंने आपको मोशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, ठीक है ना। उसमें मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आप लोगों को, मैंने गति के बारे में बता दिया था, चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। और साथ में न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की जो सेकेंड क्लास है, जो हमारी आज गति मोशन का जो पार्ट 2 चल रहा है, ये पार्ट 2 की क्लास है। इस पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 की क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ठीक है ना। आज हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जानेंगे कि आखिर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या था। देखिए, पहला नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूटन गति का, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या था। तो प्रथम नियम के अनुसार यह था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह सरल रेखीय गति में या एक समान गति से वेग कर रही, एक समान वेग से यदि गति कर रही है तो वह एक समान वेग से गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने संवेग के बारे में भी पढ़ लिया था। संवेग क्या था, संवेग के बारे में फिर से रिवाइज कर देते हैं। संवेग क्या था? संवेग था P इक्वल एम बी, यही था ना। स्मॉल p था, स्मॉल p इक्वल एम बी, ये हमारा संवेग था। यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। अब हम द्वितीय नियम में क्या पढ़ेंगे? देखिए, जो पहला नियम था न्यूटन की गति का, उस पहले नियम में हमने क्या किया था? हमने कल बल के बारे में जाना था। बल को हमने क्या किया था? परिभाषित किया था। क्या किया था कल हमने बल को सिर्फ परिभाषित किया था। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन की गति के किस नियम में बल को परिभाषित किया जाता है, तो आप बताएंगे न्यूटन की गति के प्रथम नियम में ही बल को परिभाषित किया जाता है। तो आखिर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में क्या किया जाता है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में इस बल के सूत्र के बारे में हम जानते हैं, इस बल के फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं। इसका क्या करते हैं? हम गणितीय रूप से आकलन करते हैं कि आखिर जो बल कार्य करता है वह कितना होता है। तो देखिए, यहां की शुरुआत कैसे होती है। तो यहां की जो न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है, इसके अनुसार जो संवेग होता है, क्या संवेग, और संवेग का जो परिवर्तन होता है, तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके होती है? वो किसी वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जब कोई बल होता है, उस बल की क्या होती है? यह समानुपाती हो जाती है। यानी फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। और यह परिवर्तन, जो बल द्वारा परिवर्तन होता है, यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है, जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आता है, जरा देखिए। जो F होता है, F बल यानी फोर्स, संवेग परिवर्तन होता है आपका क्या होता है? mv, और ये होता है नीचे T। ध्यान दीजिएगा, F समानुपाती संवेग परिवर्तन क्या था? संवेग परिवर्तन यानी P था ना, ये स्मॉल p था ना संवेग परिवर्तन, और P का फॉर्मूला होता है mv, तो हमने mv रख दिया और दर होता है समय यानी कि T। यहां से एक बार देखिए जरा, यहां से निकल के आया है कि F प्रोपोर्शनल टू v अपॉन T। यहां m हम ऐसे रख देते हो, ये आया v अपॉन T, v अपॉन T आया ना। v क्या है? वेग है, और T क्या है? समय है। तो ये क्या बन गया? v अपॉन T। v अपॉन T क्या होता है? त्वरण होता है, यानी एक्सेलरेशन होता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसे यदि हम प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे तो F इक्वल हो जाएगा KMA, ठीक है ना, क्योंकि एक नियतांक आएगा K। तो जो K का मान होता है यहाँ पे K का मान होता है वो 1 होता है, तो F बराबर क्या हो जाता है हमारे पास? ma आ जाता है। यानी कि हमने क्या कर लिया? हमने यहाँ पे बल के फॉर्मूले को, बल के सूत्र को डिराइव कर लिया, ठीक है ना। हमने बल के सूत्र को प्राप्त कर लिया कि बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? F इक्वल ma होता है। यानी कि इस तरह लिख दिया जाए तो बल बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान, m क्या है? द्रव्यमान है, और a है इसका त्वरण, ठीक है ना। यानी बल बराबर आ गया, क्या हमारे पास आ गया? द्रव्यमान गुणा त्वरण आ गया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। वहां से हमने mv अपॉन टी लिया, v अपॉन टी होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, तो वहां से a आ गया, और
इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम खत्म करेंगे तो एक नियतांक आएगा। यहां पे नियतांक हमने के लिया है और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1 है, इसलिए एफ इक्वल एम ए आ गया, यानी कि एफ बराबर एम ए होता है। यही हमारे बल का सूत्र है। इसके मात्रक के बारे में हम लोग कल जान ही लिया था, लेकिन फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं कि जो बल का सीजीएस मात्रक होता है, जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, वह डायन होता है। बल का जो एमकेएस मात्रक होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान से किलोग्राम बनता है, त्वरण से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और यदि एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है ना, इसके मात्रक के बारे में बात कर ली। ये बल राशि कैसी है, ये बल कैसी राशि होती है, बल हमारी सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि है, बल हमारी सदिश राशि है। बात क्लियर हो गई इतनी। अब ये हो गया हमारे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है ना, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हमारा यही कहता है। ठीक है ना, तो एक बात याद रखिएगा जो मैंने पहले बताई थी कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था वो बल की परिभाषा देता है, और जो द्वितीय नियम था उससे उसकी क्या निकलती है, उसका फॉर्मूला में निकलता है या उसकी माप निकलती है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं तो आता है आवेग। क्या आता है, इसके बाद आता है आवेग। ठीक है ना, अब हम लोग आवेग के बारे में जानते हैं। क्या है आवेग, क्या होता है, और इस आवेग के बारे में आप लोगों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार रेलवे के एग्जाम में इस आवेग के सूत्र से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आवेग का सूत्र क्या होता है वो देख लीजिए। जो आवेग होता है वो क्या होता है कि यदि बल में समय का गुणा कर दिया जाए, किसमें, बल में समय का गुणा कर दिया जाए, बल में समय अंतराल का गुणा कर दिया जाए या समय का गुणा कर दिया जाए, यानी कि सीधे F इंटू टी कर दिया जाए, तो हमारे पास वह क्या निकलता है, वह हमारे पास आवेग मिल जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि बल और समय के गुणनफल से आवेग में प्राप्त होता है। ये हमारा आवेग है। इसकी दिशा कैसी होती है आवेग की, बल की दिशा होती है, जिधर बल लगा होगा वहीं आवेग हो जाएगा। ठीक है ना, और आवेग भी कैसी है, यदि बल सदिश है तो आवेग भी कैसा हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। मात्रक की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एफ होता है क्या, न्यूटन होता है, और समय क्या होता है, सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड हो गया, इसका मात्रक हो गया ये। ठीक है ना, अब हम आते हैं तृतीय नियम पे, न्यूटन के तृतीय नियम पर आते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है। ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है ना, न्यूटन की गति का तृतीय नियम यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में बताया, गति के अपने तीसरे नियम में बताया कि जब कोई क्रिया कार्य करती है, जब कहीं कोई क्रिया कार्य करती है तो उस उतने ही समान, यानी उसके ही समान और उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया जरूर कार्य करती है। यानी कि कुछ और शब्दों को हम लोग लेके बोलते हैं, तो जो बल होता है, बल जब कोई क्रिया करता है, यानी कि मान लिया मैं बल इस पे ऐसे बोर्ड पे ऐसे प्रेस करके बल लगा रहा हूं, तो क्या होगा, मैं जितना इस पे बल लगा रहा हूं उतना ही बल यह बोर्ड मेरे हाथ पर लगाएगा। यानी कि जो मैं क्रिया कर रहा हूं इसके समान और इसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल जरूर कार्य करता है। यही है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो हम लोग थोड़ा इस तरह समझ लेते हैं कि मान लिया मैंने इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और मैंने एक कोई क्रिया की, तो क्या हो जाएगा, जब 5 न्यूटन का फोर्स लगा के मैंने कोई क्रिया की तो इसके विपरीत दिशा से 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग प्रतिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया बोलेंगे। यानी कि जब किसी बल द्वारा क्रिया की जाती है या क्रिया किसी पे क्या बोलते हैं, किसी पे लगाई जाती है, तो उसी के समान विपरीत दिशा से एक प्रतिक्रिया जरूर कार्य करती है। ठीक है ना, तो यहां पे एक सिंपल से हम लैंग्वेज बोल देते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक सिंपल सी लैंग्वेज हम बोल देते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है।
विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये रहा हमारा न्यूटन के तृतीय नियम। अब न्यूटन के तृतीय नियम में देखिए ये पूछा जाता है, पहली चीज तो यही सीधे स्टेटमेंट दिया जाता है और पूछा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। ये न्यूटन के किस नियम में आता है? तो आप बताएंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम में आता है। कुछ इसके उदाहरण भी हैं, कुछ उदाहरण आपको दिए जाते हैं और पूछा जाता है, जैसे कि बंदूक है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब फायर किया जाता है, जब बंदूक से गन से शॉट किया जाता है, फायर किया जाता है, तो गन क्या करती है? गन से जो उसकी बुलेट होती है वो तो आगे की दिशा में निकलती है, लेकिन उसके पीछे झटका जरूर लगता है। तो जो झटका लगता है वो आखिर क्यों लगता है? तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण लगता है। ठीक है ना? तो यहां पे मैं एग्जाम्पल का पहला नोट डाल के लिख दे रहा हूं। बंदूक से गोली दागने पर, बंदूक से गोली दागने पर क्या होता है? पीछे की ओर झटका लगता है, पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है ना? ये किसका उदाहरण है? ये न्यूटन गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, रॉकेट का उड़ाना या रॉकेट का उड़ना। जो रॉकेट का लॉन्च होना या उड़ना जो होता है वो क्या होता है? वो भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का ही हिस्सा है। कैसे? जो रॉकेट होती है, रॉकेट नीचे की ओर बहुत सारी गैसेज प्रेशर के साथ देती है और क्या होता है? रॉकेट ऊपर की ओर उड़ना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि जितनी नीचे क्रिया करेगी उतना ही उसके पास प्रतिक्रिया लगेगा विपरीत दिशा में। ठीक है, रॉकेट का लॉन्च होना या फिर यहीं पे जेट विमान का चलना, जेट विमान का चलना वो भी इसी का ही उदाहरण है। और देख लेते हैं, नाव से जब हम कूदते हैं, किसी नाव पर यदि हम खड़े हुए हैं और उस नाव से हम किनारे पर कूदते हैं, तो किनारे पर तो हम कूद जाते हैं, लेकिन जो नाव है वो पीछे की ओर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ होता है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। ठीक है ना? नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चले जाना, नाव का पीछे की ओर चले जाना, ये भी इसी का ही उदाहरण है। और एक उदाहरण देख लीजिए, घोड़ा या बैल जब गाड़ी को खींचता है, या फिर हम लोग जब पैदल चलते हैं, तो हम लोग पैदल कैसे चलते हैं? हम लोग अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं और जमीन क्या करती है? हमें उतना ही धक्का आगे की ओर देती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम लोग चल लेते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान तक हम लोग चले जाते हैं। तो बैलगाड़ी का चलना, बैलगाड़ी हुई या घोड़ा गाड़ी हुई या फिर पैदल चलना हुआ। ठीक है ना? ये सब क्या है? ये सब न्यूटन की गति के तृतीय नियम के ही उदाहरण। तो इस तरह की कोई भी आपके पास उदाहरण आता है तो आप बोल देंगे कि ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे न्यूटन की गति के नियम तीनों हम लोगों ने बता दिए। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? संवेग के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया था, P = mv होता है। तो आखिर ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में आपने सुना भी होगा कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसी तरह आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता है कि आवेश ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी तरह यहां पे भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको पढ़ना है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना? देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखिए संवेग संरक्षण में क्या है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं में केवल पारस्परिक क्रियाएं होती हैं और उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, तो किसी भी दशा में उसके संवेग का जो बीजीय योग होता है वो नियत रहता है। जैसे कि रॉकेट का उड़ना और बंदूक से गोली निकलना, वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और ये तो थ्योरेटिकल रूप में था, थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करके इलैबोरेट करके समझ लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक जो वस्तुएं हैं, यदि उन वस्तुओं में जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं, जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उन पर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं कार्य कर, जैसे रॉकेट है, रॉकेट जब उड़ती है या फिर बंदूक से गोली चलती है, तो उसमें क्या है, बंदूक है और साथ में गोली है, दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इन दो के अलावा कोई अलग से कार्य उसमें बल नहीं कर रहा है। तो इनका जो संवेग होता है, इनके संवेग का जो योग होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। संवेगों का जो योग होगा, संवेगों का जो योग रहता है वो कैसा होगा, वह नियत रहेगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है ना, बात क्लियर कि संवेगों का जो योग होगा वह नियत रहना चाहिए। ठीक है ना, मतलब किसी भी कंडीशन में आप गोली बंदूक से चलाने से पहले और गोली बंदूक से चलने के बाद, यानी जब बंदूक से निकल जाएगी, उन दोनों का जब हम लोग संवेग देखेंगे तो उनका संवेग कैसा होगा, दोनों का जो योग होगा वो नियत होना चाहिए। ठीक है ना, कांस्टेंट होना चाहिए। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। इसके बाद चलते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण पर। किस पर, जड़त्व आघूर्ण। ये क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। इसके आपने डेली लाइफ में अपने यूज भी देखे होंगे, जिसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलना चाहें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है इसे। आखिर ये होता क्या है जड़त्व आघूर्ण। देखिए, जब किसी रैखिक गति में द्रव्यमान की वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो उसी प्रकार घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक है ना, जो जैसे कि सपोज इसमें देखिए जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, जैसे कि दरवाजा है, दरवाजा क्या करता है, एक जगह स्थिर होता है और वह क्या करता है, वह जड़त्व आघूर्ण के कारण ही एक स्थान पर रहते हुए इस तरह मूव करता है। यानी कि दरवाजा बंद होता है, खुलता है, ये सिर्फ जड़त्व आघूर्ण के कारण ही होता है। जैसे कि बैलगाड़ी चलती है, साइकिल का पहिया है, रिक्शा आदि के पहिए के जड़त्व आघूर्ण जो होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उनमें पहियों के रिम भारी और मोटे किंतु बीच का भाग पतला या खोखला बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, सिर्फ उनके जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए, ताकि वो और स्पीड से घूम सकें। ठीक है ना, अधिक यदि साइकिल चला चलते पैडल मारना बंद किया है तो साइकिल काफी दूर तक लुढ़कती रहती है। यदि जो साइकिल का पहिया जो होता है यदि पूरा सॉलिड कर दिया जाता तो क्या हो जाता, सॉलिड करने से उसका वेट बढ़ जाता है, यानी कि द्रव्यमान उसका बढ़ जाता, और द्रव्यमान बढ़ने के कारण क्या होता, यदि आप साइकिल चलाते चलाते पैडल छोड़ देते तो ये बहुत थोड़ी सी दूर में जाकर रुक जाता। लेकिन यदि इसका खोखला कर दिया गया और इसे क्या किया गया, एक ये हल्का हो जाएगा खोखला करने की वजह से, जिससे क्या होगा, इसके जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएंगे। यानी कि जो गोल गोल घूमता है एक स्थिति पे, वह क्या हो जाएगा, उसके मूवमेंट जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही आपके जड़त्व आघूर्ण का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको क्लियर है। इसके बाद आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग देख लीजिए। कोणीय संवेग, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम जिसे बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो घूर्णन करते हुए पिंड के कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रही हो तो उसके कोणीय वेग, जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग जो होता है और जड़त्व आघूर्ण, इन दोनों का जब हम लोग गुणनफल निकाल लेंगे तो जो उनका गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या होता है, कोणीय संवेग के बराबर होता है। इनकी आपको बस थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन याद रखनी, इनके ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं कि यहां से प्रश्न आपके नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रक्षेप्य गति में। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देख लेते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आखिर। देखिए, आप लोगों ने 12th में यदि फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन या हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। देखिए, यदि ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, क्षैतिज दिशा में, ठीक है ना, यदि किसी क्षैतिज दिशा से, यानी किसी क्षैतिज पे खड़े होके ऊर्ध्वाधर से हटकर, यदि ये ऊर्ध्वाधर है और यदि इसे ऊर्ध्वाधर से हटकर किसी कोण पर यदि किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, किसी वस्तु को फेंका जाता है, तो क्या होता है,
वो एक ऐसे ऊंचाई तक जाती है और फिर आगे से आके नीचे चली जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से हटकर किसी कोण पर फेंका जाता है, किसी ऊर्ध्वाधर से हटकर किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह एक निश्चित दूरी तक ऊपर जाने के बाद क्या होती है, फिर वो नीचे चली आती है। ऐसा ही होता है। ऐसा तो होता नहीं कि आप कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैं ऐसे फेंक रहा हूं और ये नीचे ही ना आए, ऐसा तो होता नहीं है। ये नीचे आता है, तो ये क्यों आता है? क्योंकि इस पे क्या काम करता है, इस पर हमारा क्या काम करता है, इस पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जी काम करता है, जिस कारण ये नीचे चला आता है। क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वीय बल जो लगाती है वो नीचे की ओर खींचती है, इसलिए ये नीचे चला आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे जरूर चली आएगी। तो देखिए, जो इस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस वस्तु को, जिस पिंड को हम लोग फेंकते हैं वह प्रक्षेप्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य कहलाता है। वह जिस पथ पर गति करते हुए जाता है उस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ठीक है ना। और जिस गति से जाता है उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है ना। जिस कोण पर फेंका जाता है उस कोण को प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। ठीक है ना। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, वो इसके बारे में हम बता देते हैं कि इसमें सबसे अधिक प्रश्न कौन सा पूछा जाता है। पूछा जाता है कि यदि किसी खिलाड़ी को, जो भाला फेंकते हैं ना, यदि किसी खिलाड़ी को भाला फेंकना है वो भी अधिकतम दूरी तक, तो उसे किस दिशा में, यानी कितने डिग्री के कोण पर जिसे फेंका जाए तो वह मैक्सिमम दूरी पर जाएगा। तो कितना होता है, तो वह 45 डिग्री होता है। यदि 45 डिग्री पर आप उसे प्रक्षेप करेंगे तो वह मैक्सिमम दूरी पे जाकर गिरेगा। ठीक है ना। एक और इसमें पूछा जाता है कि एक ट्रेन क्षैतिज सीधी पट्टी पर गतिशील है, खिड़की से एक पत्थर फेंका जाए तो पत्थर पृथ्वी पर कैसे गिरेगा, परवलयाकार पथ पर गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर से ऐसे फेंका है, मान लीजिए ऊपर से ऐसे फेंक रहे हैं और ट्रेन ऐसे जा रही है, तो पत्थर क्या करेगा, पत्थर ऐसे करके ऐसे नीचे गिरेगा, ऐसे करके तुरंत नीचे नहीं आएगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ही वो नीचे आएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ, इसमें अभी आपको अविकेंद्री बल और अपकेंद्री बल और पढ़ाना है, वो भी बता देते हैं इसी में। अविकेंद्री और अपकेंद्री क्या होता है, ठीक है ना, इसे और बता देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग ढेर सारे वर्ड लाइनर लेंगे कल की क्लास में और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अपकेंद्रीय और एक होता है अभिकेंद्रीय, ये बल होते हैं दोनों, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना। अब दोनों में अंतर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखिए दोनों ही गोल दिशा में घूमते हैं एक केंद्र के, क्योंकि देखो दोनों में केंद्री लगा है ना, दोनों में क्या लगा है, केंद्री लगा। देखो यहां पे भी केंद्री लगा है और इसमें भी केंद्री लगा है। इसका मतलब है कि ये एक केंद्र के परता ऐसे करके घूमते होंगे। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या और अभी क्या है। देखिए, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर एक बल लगता है। किसकी ओर, केंद्र की ओर एक बल लगता है। जब केंद्र की ओर बल लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अविकेंद्रीय बल कहते हैं। जब बल केंद्र की ओर लगता है, जब फोर्स केंद्र की ओर लगता है तो उसे हम बोलते हैं अविकेंद्रीय बल। और यदि वह फोर्स केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो उसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। यानी डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी कि किसी वृत्तीकार मार्ग पर यदि कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी गति को एक समान बनाए रखने के लिए यदि केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य कर रहा है तो वह अपकेंद्रीय बल होगा, और यदि केंद्र के अंदर की ओर काम कर रहा है यानी बाहर से केंद्र की ओर काम कर रहा है तो वह अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब एक पत्थर के टुकड़े को, एक पत्थर आप ले लीजिए, आपने बचपन में बहुत किया होगा, एक पत्थर को आप एक डोरी से बांध लीजिए और डोरी से बांधने के बाद ऐसे घुमाइए और घुमाने के बाद क्या होगा, अब आपको ये केंद्र हो गया आपका हाथ,
इस तरह से डोरी घूम रही होगी। जब डोरी घूम रही होगी यानी वृत्ताकार मार्ग पर यानी वृत्तीय मार्ग पर वह पत्थर इस तरह से कंटिन्यू घूम रहा है। तो यहां पे यदि आपसे पूछा जाए कि उसकी गति जो है वो अपकेंद्री है या फिर अभिकेंद्री है, इसे बताने के लिए आप करेंगे क्या कि ऐसे घुमाते 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 बस आप छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे तो क्या होगा, वह केंद्र की ओर आएगा या केंद्र से बाहर की ओर जाएगा? वह केंद्र से बाहर की ओर जाकर गिरेगा। केंद्र से क्या करेगा, बाहर की ओर जाकर गिरेगा। यदि केंद्र से बाहर की ओर गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वह अवकेंद्री बल है, ठीक है ना, सॉरी हाँ वो अवकेंद्री बल है। और यदि केंद्र के अंदर की ओर यदि वो गिर जाता है तो वह अपकेंद्री बल है। जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना, ये सारे क्या हैं, ये सारे अपकेंद्री बल के ही उदाहरण हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे जो मौत का कुआं होता है उसमें सर्कल चलाते हैं ना इस तरह से गोल गोल, तो वो होता है आपका अपकेंद्री बल। कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है वो भी अपकेंद्री बल, और दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है वो भी अपकेंद्री बल के ही उदाहरण है, ठीक है ना। तो हम लोग अपकेंद्री और अवकेंद्री के बारे में इतनी चीज जान गए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस मैकेनिक्स पार्ट में जितने भी वन लाइनर हैं उन वन लाइनर को हम लोग संग्रह करेंगे और उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में।